नमस्कार बच्चों। यह कक्षा 10वीं का पाठ एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से नेपोलियन के फ्रांस में आ जाने से, सत्ता में आ जाने से लोगों पर, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो टॉपिक नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बच्चों, आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पाठ पढ़ा है, तो उसमें आप सभी को याद होगा कि आपने पढ़ा था कि किस तरह से राष्ट्र का विचार सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति से ही उत्पन्न हुआ था। इससे पहले इसके बारे में बातचीत नहीं होती थी। तो क्या आप बता सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? जी हाँ, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जैसा कि आपको याद है कि फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, शासन था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई थी, हस्तांतरित हो गई थी और इसीलिए फ्रांस इतनी तरक्की कर पाया था और एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में उसका गठन हो पाया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से, ऐसे कौन से कदम थे जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उठाए थे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ना चैप्टर के पीछे, बिल्कुल चैप्टर ख़त्म होने के बाद वहाँ पर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि उन प्रयासों के बारे में, उन प्रयासों का वर्णन कीजिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उठाए थे। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कदम हैं, ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने धरती को, अपनी भूमि को पितृभूमि के रूप में, मातृभूमि के रूप में माना और देश के सभी लोगों को नागरिक या लसिटियोन कहा गया, जिससे उनकी एक पहचान बन गई। जिस तरह से हमने पीछे बात की थी कि अपनी धरती को, हम बोलते ना भारत माता की जय, हमने माता मान लिया है, ऐसे ही फ्रांस ने भी अपनी धरती को मातृभूमि माना था और मैरियाना नाम दिया था। हमने तो कोई नाम नहीं दिया, हम तो जस्ट भारत माता ही बोलते हैं, लेकिन फ्रांस ने अपनी धरती को, अपनी माता को मैरियाना नाम दिया था। ये आगे आएगा भी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है आपसे कि मैरियाना कौन थी, या जर्मनी के लोगों ने जब राष्ट्र राज्य की स्थापना की थी तो अपनी धरती को उन्होंने जर्मेनिया नाम दिया था। तो ये मैरियाना और जर्मेनिया आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो और कौन कौन से काम किए इन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने? एक तो सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए अपने राष्ट्र को पितृभूमि या मातृभूमि के रूप में माना और सभी नागरिकों को नागरिक लसिटियोन कहा जाने लगा। इसका एक और मतलब था कि सभी समुदायों को, ताकि एक समान करके आंका जा सके, एक समान अधिकार उनको प्राप्त करवाए जा सके, इसलिए भी सभी को लसिटियोन यानी कि नागरिक कहा गया था। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये सब खत्म कर दिए गए थे। इसके बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। जो पहले राष्ट्रध्वज था उनका, उसकी जगह ले ली थी। नया ट्राई कलर एक फ्लैग चुना गया था और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया। स्टेट जनरल मतलब एक तरह की संसद, आप इसको कह सकते हैं। संसद बनाई गई थी जो राजा के पास देश के सारे फैसले लेती, कानून नियम जिसने बनाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर आ गई थी। उसके बाद ये जो स्टेट जनरल बनी है, इसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। ये अलग अलग पॉइंट्स बना के आप इसको लिख सकते हैं। स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुण, जिस तरह हम लिखते हैं ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, वही महात्मा गांधी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से इन लोगों ने भी अपने नागरिकों में जोश भरने के लिए नई नई स्तुतियाँ रची थी, शहीदों का गुणगान किया था कि उनके पूर्वज कितने महान थे और वो लोग कितने महान हो सकते हैं और अपने एक राज्य को राष्ट्र राज्य के रूप में नई पहचान दे सकते हैं। ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था।
कि हम अपने देश के लिए सब कर रहे हैं, ऐसा लोगों को यकीन दिलवाया जा रहा था। इसके बाद एक केंद्रीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। राष्ट्र राज्य की पहचान क्या होती है कि पूरे ही राष्ट्र पर एक केंद्र सरकार का शासन चलता है, तो जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। ये भी एक कदम था जो उठाया गया कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिएगा, भार तथा मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई थी और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया था। हतोत्साहित किया गया मतलब कि हर जगह छोटे छोटे टुकड़ों में जब बंटा हुआ था फ्रांस, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जिससे लोगों में एकता का भाव आ ही नहीं रहा था। इसीलिए उन अलग अलग बोलियों को बोलने से मना किया गया और एक भाषा जो कि पेरिस में उस टाइम में फ्रेंच बोली जाती थी। आपसे पूछ लेंगे ना कि पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो वो फ्रेंच थी। और उसी फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझी भाषा बना दिया गया, यानी कि नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो इस तरह से ये बहुत सारे कदम थे जो क्रांतिकारियों ने अपने राज्य को राष्ट्र राज्य बनाने के लिए उठाए थे। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है। मतलब देखिए, इस पैरा में आपने जो पढ़ा, ये वाला पैरा पूरा कि फ्रांस के लोगों ने किस तरह से कौन से कदम उठाए थे अपने देश को राष्ट्र राज्य बनाने के लिए। लेकिन इससे अगले वाले में हम पढ़ेंगे कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था। जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति की खबरें बाकी यूरोप में पहुंची थी, तो लोगों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया था फ्रांसीसी क्रांति का कि निरंकुश शासकों को हटाया जा रहा है और पूरे राष्ट्र को, राज्यों को एक राष्ट्र बनाकर एकता के सूत्र में बांधा जा रहा है। और संसद जैसी, नेशनल असेंबली जैसी संस्थाएं आ रही हैं जो कि सभी लोगों को एक समान कानून में बांधकर उनके लिए कुछ न कुछ न्यायपूर्ण फैसले जरूर लेंगी और देश आगे की तरफ बढ़ सकेगा। और अन्याय जो कि राजाओं द्वारा, सामंतों द्वारा, जमींदारों द्वारा उन पर किया जा रहा था, वो अब खत्म हो सकेगा। और इसी से उत्साहित होते हुए लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया और अब शिक्षित मध्य वर्गों ने जैकोबियन क्लबों की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। जैकोबियन क्लब क्या थे? ये पॉलिटिकल क्लब थे जहां पर ऐसी गतिविधियों और ऐसे अभियानों को बैठकर डिस्कस किया जाता था जिसमें देश के फ्यूचर के लिए सोचा जाता है कि कैसे, कब, क्या किया जाना चाहिए, कौन सा कानून बनना चाहिए, किस तरह से वो भी अपने देश से राजा को हटाकर, रानी को हटाकर स्वतंत्रता ला सकते हैं। अतः राष्ट्र पर बहुत ही पूरे विश्व पर बहुत ही गहरे प्रभाव रहे थे। या आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने क्रांति की या राष्ट्र राज्यों की चिंगारी पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फूंक दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक एक करके जर्मनी और इटली जैसे सभी राज्य एकता के सूत्र में बंधते गए और राष्ट्र राज्य जिन्हें आप आज बड़े लेवल पर देख रहे हैं, इस तरह के राज्य बनते गए। फ्रांस से प्रभावित होने का एक रीज़न फ्रांस में नेपोलियन का आना भी था कि जब नेपोलियन फ्रांस में आया और उसने जो वहाँ पर सुधार किए, उनसे लोग बड़ा खुश हुए। लोगों को लगा कि अगर ऐसा शासक हमारे पास भी हो तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो रियल नेपोलियन को जानते नहीं थे। लोगों ने सिर्फ उन सुधारों को महसूस किया था जो नेपोलियन वहाँ पर कर रहा था, इसलिए बड़े ज़ोरों शोरों के साथ फ्रांस में नेपोलियन की सत्ता का स्वागत किया गया। क्योंकि शुरुआत ही नेपोलियन की ऐसी हुई थी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, उसके मतलब वहाँ पर भी उन सुधारों की शुरुआत की गई जो सबसे पहले या पहले से ही आप कह सकते हैं कि फ्रांस में आरंभ किए जा चुके थे नेपोलियन द्वारा। और अब लेकिन एक गलत काम जो हुआ था वो ये था कि नेपोलियन आया भी, अच्छे काम भी किए। कौन से अच्छे काम की हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका एक बुरा काम देख लेते हैं कि जहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उससे संसद का जो राज्य आ गया था, निरंकुश राजशाही को हटा दिया गया था।
अब क्या हुआ था, अब नेपोलियन उस राजशाही को, उस राजतंत्र को फ्रांस में वापस लेकर आ गया था और उसने क्या किया था, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी बात थी। मगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, मतलब काफ़ी सारे सुधार किए थे ताकि पूरी व्यवस्था को प्रॉपरली चलाया जा सके। और उन्हीं में से एक था 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड आप कह सकते हैं, ये शुरू की थी। और इसके अंतर्गत क्या किया था नेपोलियन ने, सबसे पहले जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे यूरोप में सामंतों को, जमींदारों को, वो ख़त्म कर दिए गए थे, क्योंकि नेपोलियन का मानना था कि किसी को भी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते, सभी नागरिकों को एक समान मानना जरूरी है। दूसरा, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही संपत्ति रख सकते हैं। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन वाले क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यानी कि टुकड़ों में बांटकर उन्हें अच्छे से शासन करने के योग्य बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व से, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलवाई। शहरों में जो कारीगरों की श्रेणी थी उनके नियंत्रण हटा दिए गए, जिसके आप गिल्ड्स पढ़ते हैं, गिल्ड्स होते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं, व्यापारियों के ग्रुप्स होते हैं, उन्हें हटा, उनका नियंत्रण काफ़ी कठोर था कि वो कहाँ सामान बेचेंगे, किसको वहाँ पर बेचने देंगे, कितनी कीमतें लगाएंगे, वो सब भी नेपोलियन ने ख़त्म करवा दी थी। इसके अलावा उन्होंने यातायात और संचार सुविधाओं को भी सुधारा था। उसने कारीगरों और मज़दूरों, उद्योगपतियों, इन सभी के लिए भी कुछ ना कुछ फेरबदल ज़रूर किए थे। इस तरह से मतलब सभी के ऊपर एक समान कानून रखने, या आप कह सकते हैं समान माप तोल की मानक भार प्रणाली जो उसने शुरू की थी, वो सभी के लिए कंपलसरी कर दी थी कि सिस्टम एक ही रहेगा। जैसे उस टाइम में क्या था कि कहीं एक ही चीज़ पर, सपोज़ कीजिए आपको कोई कपड़ा ख़रीदना है तो उस कपड़े का रेट भी हर जगह अलग अलग होता था और उसका मापन का सिस्टम भी अलग अलग था। कहीं पर आपको 39 सेंटीमीटर में 1 मीटर मिल रहा था तो कहीं पर वो 35 में मिल रहा था, कहीं पर वो आपको 40 सेंटीमीटर में ही 1 मीटर मिल रहा था। तो बहुत मतलब इस तरह के माहौल में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिस वजह से नेपोलियन ने समान मानक भार तथा नाप को और एक राष्ट्रीय मुद्रा को भी उसने डिसाइड कर दिया था। क्योंकि पहले छोटे छोटे राज्य थे, सभी ने अपनी अपनी अलग अलग मुद्राएं चला रखी थी, जिस वजह से व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो अभी ये सब होने के बाद वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में बड़ी सहूलियत हो गई थी और व्यापारी के साथ साथ नागरिकों को भी सामान खरीदने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में लोगों को लगा कि नेपोलियन बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छे काम करने वाला है, बड़ा स्वागत किया गया उसका। लेकिन जैसे ही जबरन सेना में भर्ती, फ्रांस का राजा नेपोलियन पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, तो उसने लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सेंसरशिप लगा दी, किसी के अभिव्यक्ति पर कर बढ़ा दिए गए। तो करों का बढ़ना, सेंसरशिप का लगना और ज़बरदस्ती सेना में भर्ती होने से लोग काफ़ी नाराज़ हुए और नेपोलियन की लोकप्रियता कम होने लगी।